हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज अपना जो टॉपिक है वो लेंगे अपन सेल कि सेल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली सेल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक सेल और एक होते हैं द्वितीयक सेल, जो आपके एग्जामों में कई बार इन पे क्वेश्चन आते रहते हैं। द्वितीयक सेल आपसे पहली बात तो ये पूछे भाई सेल की परिभाषा बात करें, भाई सेल क्या होता है, तो सामान्य से अपन जीवन में परिचित है क्योंकि ये जनरल साइंस के टॉपिक है एक तरह से, कि सेल मतलब एक ऐसी भी युक्ति है जो हमें एक लगातार सतत एक नियत वोल्टेज देती है। सेल अपन बाजार से लेके आए या फिर आपकी गाड़ियों की बैटरियां हुई या आपके इन्वर्टर में जो बैटरी यूज़ करते हो आप, ये सब सेल की श्रेणी में आते हैं। तो जो सेल होता है उसके अंदर क्या है कि अपन पर्टिकुलर एक नियत वोल्टेज, जैसे भाई बाजार से आप गए तो आप क्या कहोगे 2 वोल्ट का सेल, मतलब वो आपको जब भी जितने समय तक सप्लाई देना है ना तो 2 वोल्ट ही देना है। ठीक है, तो सेल है एक तो क्या डीसी दिष्ट धारा के स्रोत होते हैं। सेल किसके होते हैं? दिष्ट धारा, डीसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, डीसी दिष्ट धारा के स्रोत होते हैं। इनसे आने वाली धारा क्या होती है? डीसी है। और अपने घरों में जो धारा आती है वो कौन सी आती है? प्रत्यावर्ती आती है, एसी, जिसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। दिष्ट धारा के स्रोत होते हैं, पहली बात। अब सेल में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं से अपने को विद्युत धारा प्राप्त होती है। कुल मिलाकर रासायनिक ऊर्जा किस में चेंज हो रही है? विद्युत ऊर्जा के अंदर चेंज हो रही है। मतलब अपन सेल मार्केट से लेके आएंगे तो उसके अंदर भाई अगर आपने कभी नया सेल है उसमें देखो कुछ उसमें पेस्ट भरा होता है केमिकल है कुछ में, और वो धीरे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, एक एनोड बनता है एक कैथोड बनता है और आपको करंट मिलती है। आपको ज़्यादा अंदर डीपली नहीं जाना कि कैसी प्रक्रिया, अपने को देखना है कि सेल का एक बेसिक क्वेश्चन तो ये है कि सेल से मिलने वाली धारा कौन सी होती है? दिष्ट धारा होती है, डीसी करंट होती है। सेकेंडरी सेल है वो किसके काम में आता है? सेल अपने को एक नियत वोल्टता प्राप्त करता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कर रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको 2 प्रकार बता दिए, एक प्राथमिक सेल एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल है जो आपको नॉर्मली जिनको 2 वोल्ट का 1 वोल्ट 0.5 वोल्ट के ऐसे जो छोटे सेल होते हैं जिनको अपन बेसिकली आपको एग्जांपल दें, जैसे आपने रेडियो में कोई सेल डाला हो, अगर आपने जैसे घड़ी के अंदर सेल डाल रखा है, मतलब ये सब प्राइमरी सेल की कंडीशन में आते हैं। ये तो आपको एक नॉलेज के लिए और जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि भाई आप कैसे पहचानें। अगर अपन फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो प्राथमिक सेल है वो क्या है कि केमिकल रिएक्शन होंगी, रासायनिक ऊर्जा किस में बदल रही है? विद्युत ऊर्जा में। और ये वन टाइम यूजेज है, इनका एक बार ही उपयोग होना है। कैसे? अगर सेल एक बार आपने उपयोग किया उसकी जितनी भी रासायनिक ऊर्जा वो किस में कन्वर्ट हो गई? विद्युत ऊर्जा में। तो उसको अपन नॉर्मली बात करते हैं कि सेल डिस हो गई, अपने लैंग्वेज में बात करते हैं कि सेल डिस हो गई, मतलब अब वो सेल दोबारा काम में नहीं आ सकता, मतलब वो चार्जेबल नहीं है। तो प्राथमिक सेल है इनको अपन क्या है? पुनः आवेशित नहीं कर सकते, इनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, ये इनकी पहचान है। जा सकता फिजिक्स की लैंग्वेज में आप बात करो कि ये वन टाइम यूजेज है, इनको एक बार आप यूज कर लेंगे। आप सोचोगे भाई डिस हो गया, जैसे भाई नॉर्मल है मोबाइल की बैटरी डिस होती है, अपन क्या करते हैं दोबारा चार्ज कर लेते हैं। तो उसके अंदर बैटरी भी क्या, वो एक सेल की बात ही तो काम करती है, कोई भी बैटरी है। तो इनको आपके प्राथमिक सेल है, इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो सामान्य सी बात है द्वितीयक सेल है, उसको क्या करेंगे? इनको पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये इसकी पहचान होगी। दोनों का अंतर पता लग गया, बेसिक एकदम फंडामेंटली अंतर है कि प्राथमिक सेल को आप एक बार यूज कर सकते हैं, मतलब इनको बार बार आप चार्जेबल नहीं है, बार बार यूज नहीं किया जा सकता है। आपके द्वितीयक जो सेल हैं इनको आप बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर लो, जैसे आपकी गाड़ी की बैटरी है, आपके इन्वर्टर में बैटरी है, फोन की बैटरी है, ये सब आपको सेकेंडरी सेल के अंदर द्वितीयक सेल के आते हैं। अब पहला तो ये भाई अंतर पे क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन भाई एक क्वेश्चन तो बन गया कि सेल का उपयोग क्या होता है, तो आप कह सकते हो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? विद्युत ऊर्जा में। दूसरी बात सेल के प्रकार प्राथमिक और सेकेंडरी। आपसे पूछे भाई प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल का अंतर क्या है, तो प्राथमिक सेल को अपन पुनः आवेशित नहीं कर सकते, द्वितीयक सेल को अपन बार बार आवेशित कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन बनता है इनका एग्जाम्पल पूछते हैं। तो सबसे जो द्वितीयक सेल का तो सब जानते हैं भाई, सीसा संचयक सेल
सीसा संचायक, आपकी गाड़ियों में जो बैटरी आती है, इन्वर्टर में बैटरी है, ये सीसा संचायक सेल होता है। ये एग्जाम्पल तो लगभग आपको पता है। सीसा प्राइमरी सेल के अपने को एग्जाम्पल ध्यान नहीं होते, अपने को लगता है कि एवरीडे, निप्पो और ये सब जो आते हैं मार्केट में यही है, लेकिन इनका नहीं है। अगर आपसे पूछे तो इनका एग्जाम्पल होता है लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल। ये लैब में तैयार होते हैं आपके, लैब में आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। नॉर्मल एक में कॉपर सल्फेट डलता है, एक में अमोनियम क्लोराइड डालकर इनको बनाया जाता है। डेनियल सेल और लेक्लांसी सेल, ये आपके प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल हैं। ये थोड़े मोस्ट आप ध्यान रखना, डेनियल और लेक्लांसी हैं, ये प्राइमरी सेल है। सीसा संचायक सेल है वो द्वितीयक सेल है। इसके अंदर जो आपको भाई, इनके अंदर तो मैंने बता दिया भाई, प्राइमरी सेल को तो आप वन टाइम यूज करेंगे। सीसा जो आपका सेकेंडरी सेल है या सीसा संचायक सेल है, इनको आप बार बार यूज करेंगे। तो इनके अंदर ऐसा होता क्या है कि इनको आप बार बार यूज कर सकें। तो मैं आपको जैसे सेल की आपको एक नॉर्मल सी थोड़ी सी संरचना बताता हूँ, उससे आपको कोई छोटा मोटा अगर कई बार बेस्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको हल कर सकते हैं। पर नॉर्मल है कि ये कोई खोल हो गया आपका इस टाइप का, इसके अंदर एक तो होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को तो अपन बोलेंगे एनोड और एक को बोलेंगे कैथोड। ये तो हो गया आपका एनोड और ये क्या हो गया आपका कैथोड। कैथोड उसको बोलेंगे जो माइनस से जुड़ेगा, मतलब एनोड मतलब ये प्लस से जोड़ दिया और ये इससे किसको जोड़ दिया आपने, माइनस से। जैसे आपने भाई मोबाइल की बैटरी चार्जिंग में लगा दी, अगर बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो जो रोड, ये धात्विक रोड होते हैं, धातु के बने होते हैं, जिसका सिरा प्लस से जुड़ेगा वो तो एनोड बन जाता है, जिसका सिरा माइनस से जुड़ता है वो क्या बन जाता है, कैथोड। इस समय फिर इसके अंदर कोई लिक्विड भरा है, मान लो लिक्विड भी ऐसा भरा होता है जिसको अपन जैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो लिक्विड अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे मान लो HCl भरा है तो HCl कैसे टूट जाएगा, H प्लस और Cl माइनस। जैसे मान लो H2SO4 भरा है तो क्या होगा, H आपका H तो प्लस का बन जाएगा और SO4 क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। मतलब इसमें जो भी आप लिक्विड भरते हैं आपकी बैटरी में, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में एसिड बोलते हो, इसमें जो एसिड भरा होगा वो हमेशा क्या होगा, ऐसा होगा कि जब भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वो आयनित हो जाता है। आयनित होने का अर्थ है कि उसके प्लस और माइनस में टूट जाना। अब जैसे मान लो सपोज करो इसमें HCl ही भरा होता है, मान रहे अपन HCl, तो HCl में जैसे आपने इस एनोड कैथोड बनाया, मतलब इसको तो आपने चार्जिंग में लगा के प्लस से कर दिया और इसको क्या कर दिया, माइनस से, तो आपका HCl क्या बन गया, H प्लस और Cl माइनस। तो जो पॉजिटिव होगा, जो धनायन होगा वो किस साइड में जाना चाहेगा, ऋणायन में। तो आपके इसके ऊपर सारे माइनस आ जाएंगे, ये सॉरी सारे प्लस आ जाएंगे इस पे, ऐसे प्लस प्लस इस पे इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपने बैटरी से किसको जोड़ रखा है, इसको माइनस से। तो जितने भी प्लस है मतलब हाइड्रोजन सारे कहाँ जाने वाले हैं, आपके कैथोड पर। और क्लोरीन क्या आपका माइनस, ये किस पे जाना चाहिए, आपके एनोड पर। तो माइनस इस पे सारे आपके इस माइनस एनोड पर, जिसको आपने बैटरी से किससे जोड़ा है, प्लस से, इसके ऊपर। मतलब कहानी उल्टी हो गई, जिसको आपने एनोड बनाया था, जिसको आपने प्लस से जोड़ा था, उस पे तो सारे माइनस इकट्ठे हो जाएंगे, और जिसको आपने माइनस से जोड़ा था उस पे सारे क्या इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस इकट्ठे हो जाएंगे। अब मान लो कि जैसे आता है बैटरी फुल हो गई, फुल चार्ज हो गया, तो आप इसको रिमूव कर देते हो। आपने बैटरी को प्लग से निकाल दिया, निकालते ही आपका एनोड है और जो कैथोड था वो अब हटकर उल्टे हो जाएंगी। ये तो क्या बन जाएगा, माइनस का, ये क्या बन जाएगा, प्लस का। क्योंकि जैसे ही आपने इसको रिमूव करोगे, बैटरी को हटाओगे, तो क्या होगा, ये हट गया, ये मान लो हटा दिया आपने बैटरी से। तो अब क्या है, आपके जो इलेक्ट्रोड हैं इनके ऊपर आप देखो, इस पर सारा क्या इकट्ठा है, माइनस का, इस पर सारा क्या क्या इकट्ठा है, प्लस का। तो रिजल्ट क्या आएगा, ये तो आपके कैथोड की भांति व्यवहार करेगा और ये कैसे व्यवहार करने लग जाएगा, एनोड की भांति। मतलब अगर अब आप बैटरी को अगर आप सर्किट में जोड़ते हैं तो करंट ऐसे प्रवाहित होगी इधर से। क्यों, क्योंकि ये क्या बन चुका है, प्लस, और ये क्या बन चुका है, माइनस। तो ऐसे आपके सेल चार्जेबल होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आने हैं, और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं आपको, दूसरा क्वेश्चन आता है, इसका एक सेल के 2-3 डेफिनेशन होते हैं, उन पे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। आपको वो दोनों तीनों डेफिनेशन बता देता हूं कि एक तो क्वेश्चन बनता है आंतरिक प्रतिरोध,
क्या क्वेश्चन देता है? आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध को अपन क्या मानते हैं? स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। पहली बात तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब सेल से जब भी आप विद्युत धारा प्रवाहित लेना चाह रहे हैं, मतलब सेल का अपन यूज करना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होंगे? रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण धारा प्रवाह में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो सेल के अंदर हैं। मतलब परिपथ का बाहर आपने उससे करंट किस में जाएगा उसका कोई रोल नहीं है। कि सेल से जब भी अपन कहेंगे ना, सेल से विद्युत धारा प्राप्त करते समय, विद्युत धारा प्राप्त करते समय रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न बाधा आंतरिक प्रतिरोध की श्रेणी में आती है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अब देखो आपको ये तो पता है कि भाई प्रतिरोध क्या होता है? बाधा ही है भाई, धारा प्रवाह के मार्ग में जो उत्पन्न बाधा है वो प्रतिरोध है। पर्टिकुलर भाई अपन बात करें करंट में, सर्किट में, तो वो बाधा किसी कारण भी उत्पन्न हुई उससे कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ पर बाधा किसके कारण? सेल से अपन धारा प्रवाह भाई प्राप्त करना चाह रहे हैं, और अपन जानते हैं सेल में जब भी धारा प्रवाहित होगी, सेल के कारण सर्किट में जो करंट मिलेगी वो एक तो डीसी मिलेगी, दिष्ट धारा। तो उस कारण जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, तो उस दौरान कुछ ना कुछ सेल के अंदर ही कुछ अपने को धारा प्रवाह में मार्ग में कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसको अपन आंतरिक प्रतिरोध नाम से जानते हैं, और इसको स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। दो होती है, एक तो टर्मिनल वोल्टार, एक होता है विद्युत वाहक बल। दो परिभाषाएं और पूछ जाते हैं। एक तो होता नाम होता है विद्युत वाहक बल, और एक होता है, इसको निरूपित करते हैं ई से। ई भी ये इस डिजाइन में होती है आपका ई, और एक होती है टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता कह दो, हो सकता है कहीं आपको इसकी जगह ऐसा मिल जाए कि विभव, टर्मिनल विभव, इसको निरूपित करेंगे वी से। आपसे पूछे भाई सेल के विद्युत वाहक बल और सेल की टर्मिनल वोल्टता, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो विद्युत वाहक बल है ये तो सेल के का यूं मान सकते हो एक आइडियल वोल्टेज होता है, एक आदर्श विभव। कब की अपन बात करें कि जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब जैसे बाजार से सेल लेके आए, आप उसको अभी सर्किट में यूज नहीं किया, आपने जोड़ा ही नहीं, उससे कोई करंट ही नहीं आ रही, तो उस स्थिति नहीं हो रही है, तब उसके सिरों के मध्य का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये एक अजीब चीज है कि जब आपने सेल को यूज ही नहीं किया, सर्किट में आपने लगा दिया, सर्किट खुला है। देखो ओपन सर्किट का अर्थ होता है कि मतलब अगर सर्किट खुला है तो सिंपल से अर्थ है कि उस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं। तो ऐसा भी कहते हैं खुले परिपथ की स्थिति में सेल के सिरों के मध्य का विद्युत विभवांतर, या फिर आप इसको खुले परिपथ की भाषा नहीं समझो तो आप यूं समझ सकते हो कि जब सेल से कोई धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही, सेल का उपयोग ही नहीं हो रहा, उस स्थिति में यदि आप उसके दोनों सिरों में प्लस माइनस के बीच का अगर वोल्टेज नापोगे तो वो क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। जैसे 2 वोल्ट का नाम दे दिया तो उसमें तो वो 2 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। टर्मिनल वोल्टता, जब सेल से धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित हो रही हो, तब उसके सिरों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाता है? टर्मिनल विभव या वोल्टता, टर्मिनल विभव कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा
कि जब सर्किट खुला था कोई करंट बह ही नहीं रही थी, जब वो आपका सेल का जो वोल्टेज आपको प्राप्त हुआ उसको तो आपने विद्युत वाहक बल कह दिया, और जब आपने सर्किट में उसको जोड़ दिया, सर्किट में उसके कारण करंट बहने लग गई, जब धारा बह रही थी उस समय अगर आपने उसके सिरों के मध्य का विभवांतर नापा तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल विभव। दोनों का ये बेसिक डिफरेंस आपके माइंड में सेट रहना चाहिए। विद्युत वाहक बल जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तब सेल के सिरों का विभवांतर, और टर्मिनल वोल्टता जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तब उसी सेल जो ऊपर खाम में ले रहे थे उसके सिरों का मध्य का विभवांतर है। अब देखो इन दोनों के का एक इक्वेशन बनती है, एक समीकरण बनता है, वो आपको समझ में आ जाएगा दोनों में अंतर क्या पैदा होता है। समीकरण होता है E बराबर V प्लस आई इंटू आर। ये तो आपका है विद्युत वाहक बल, ये कौन है, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल विभव, और ये कौन है आपका आंतरिक प्रतिरोध, और आई तो आप जानते ही हो परिचित हो, ये कौन है आपकी धारा। मतलब विद्युत वाहक बल किसके इक्वल हो गया, टर्मिनल वोल्टेज प्लस सेल के आंतरिक जो प्रतिरोध है उस पर पतित वोल्टता के तुल्य हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, जब सेल से धारा आप प्राप्त करने वाले हो, सेल से धारा प्रवाहित होने वाली है, उस कंडीशन में उसमें रासायनिक अभिक्रिया होंगी, रासायनिक अभिक्रिया होंगी तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर कुछ ना कुछ वोल्टेज खर्च होगा, और जो खर्च होने के बाद में जो बचेगा वो उसके सिरों पर टर्मिनल वोल्टेज के रूप में आ जाएगा। तो आपका टर्मिनल वोल्टेज कब प्राप्त होता है, जब आपने धारा प्राप्त करी सेल से, और धारा प्राप्त करने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि आपको उसके आंतरिक प्रतिरोध पर कुछ ना कुछ विभव खर्च करके उसके बाद में प्राप्त होगा। तो E बराबर मतलब विद्युत वाहक बल है वो टर्मिनल विभव प्लस आंतरिक प्रतिरोध पर पतित वोल्टता या उस पर खर्च विभव के इन दोनों के योग के बराबर होता है। मोस्ट आपके लिए इक्वेशन है, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो ध्यान रखना E इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू आर। ई कौन है, विद्युत वाहक बल, V कौन है, टर्मिनल वोल्टता, I धारा, R कौन है आपका आंतरिक प्रतिरोध। कोई छोटा मोटा कई बार न्यूमेरिकल आपको दे सकते हैं तो आप इस सेल से कर सकते हो। जैसे आपसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टता इतना है, परिपथ की धारा इतनी है, आंतरिक प्रतिरोध सेल का इतना है, तो बताओ सेल का विद्युत वाहक बल। तो कोई ज़्यादा नहीं, अगर आपको संबंध आना तो ईजी। इस पे और अगर मान लो कि आपसे V पूछ ले, E दे रखा है, I R दे रखा है, तो क्या बन जाएगा, V बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, E माइनस आई आर। ये फॉर्मूले को आप ऐसे घुमा सकते हो। तो इस कंडीशन में ये इस टाइप से यूज कर लेगा, तो आपको ये रिलेशन ध्यान होना चाहिए। तो ये एक बेसिक आपको सेल के ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है कि सेल क्या होता है। दो बाई सेल एक रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। इससे प्राप्त अपने को धारा है वो हमेशा दिष्ट धारा होती है या दिष्ट वोल्टेज का ये सोर्स है। फिर अपने बात कर ली कि दो प्रकार के थे, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। प्राथमिक के अंदर मैंने कह दिया कि ऐसे सेल जिनको अपन बार बार चार्ज नहीं कर सकते, जिसका लेखलांसी और डेनियल आपको एग्जाम्पल बताया था। द्वितीयक सेल जिनको आप बार बार चार्ज कर सकते हो, सीसा संचायक हो गया। फिर हमने कहा कि सेल के अंदर जैसे जो चार्जेबल होते हैं जिनको बार बार चार्ज किया जा सकता है, उनके अंदर क्या होता है कि अपन धातु के दो इलेक्ट्रोड रखते हैं, तो बैटरी को जैसे चार्जिंग में लगाएंगे तो एक तो प्लस बन जाता है, एक माइनस। प्लस वाले को एनोड बोला था, माइनस को कैथोड। तो हमने कहा कि जैसे आप चार्जिंग करते हो उसमें जो भी रसायन भरा है, कोई भी एसिड भरा है, तो उसका क्या हो जाता है, आयनों में विभक्त हो जाता है। तो एनोड पर तो ऋण आयन इकट्ठे हो जाते हैं, कैथोड पर धन आयन। चार्ज होने के बाद में आप उसको निकाल देते हैं बैटरी को, तो जिसको आपने एनोड बनाया था वो तो कैथोड की बात बन जाता है, कैथोड वाला एनोड बन जाता है। फिर मैंने कहा कि तीन परिभाषा ध्यान रखनी है आपको, आंतरिक प्रतिरोध की, विद्युत वाहक बल की, और आपको टर्मिनल। आंतरिक प्रतिरोध रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान या सेल से जब धारा प्राप्त कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आंतरिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और विद्युत वाहक बल जब ओपन सर्किट हो, खुला परिपथ हो, परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, उस स्थिति में सेल के सिरों का विभवांतर। टर्मिनल वोल्टता जब सेल का उपयोग हो रहा है, उससे धारा प्राप्त कर रहे हैं, उसी स्थिति में उसके सिरों के मध्य का विभवांतर। फिर मैंने आपको ये मोस्ट संबंध बता दिया, E बराबर V प्लस आई आर। E विद्युत वाहक बल है, V टर्मिनल वोल्टता है, I धारा, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इस पर कोई भी आपको छोटे मोटे क्वेश्चन आए तो आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।